दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं कभी बाप नहीं बन सकता, ये वो अल्फाज थे जो अजहर के घर वालों पर हथौड़ा बनकर बरसे। उसकी माँ, उसकी बहनें जो आज तक कुलसूम को बांझपन का ताना देती आई थी, आज अजहर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर सकते में आ गई। 4 साल पहले अजहर और कुलसूम ने पसंद की शादी की थी। अजहर एक पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी पर फाइज काबिल नौजवान था, जबकि कुलसूम कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन प्यार ने दोनों को एक कर दिया। शादी के पहले साल तो सवालों जवाब नहीं हुए, लेकिन जब दूसरा साल भी गुजर गया तो रिश्तेदारों में चहमगोयां शुरू हो गई। अजहर की बहनें भी बहाने बहाने से कुलसूम को औलाद ना पैदा करने के ताने दे जाती। कुलसूम खुद भी परेशान रहने लगी। मन्नतें मांग, नफल पर, दुआएं कर, क्या कुछ नहीं था जो वो बैक वक्त नहीं कर रही थी। शादी को 3 साल गुजर गए। अजहर जैसे अब भी अल्लाह पर भरोसा था, लेकिन उसकी माँ अपनी गोद में पोते पोतियों की बहार को तरसे जा रही थी। एक दिन उसने फैसला कुन अंदाज में अजहर को कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी बीवी ढूंढूंगी, मुझे हर हाल में अपने पोते पोतियां देखनी है। यह आवाज कुलसूम के कानों में पड़ी तो वो दहल कर रह गई। दिल ही दिल में मां ना बनने की वजह से वो भी किसी हद तक बेचैन और परेशान थी, लेकिन अल्लाह की रजा के सामने सब बेबस थे। शादी को 4 साल गुजर गए। अजहर की मोहब्बत कुलसूम से जरा भी कम ना हुई। कुलसूम भी अजहर से मोहब्बत में कमी नहीं लाई थी, लेकिन अजहर की माँ अब बाकायदा कुलसूम को बांझपन के ताने देने लगी थी। एक रात कुलसूम ने अजहर को चेकअप करवाने का मशवरा दिया। आखिर कुछ तो पता चलेगा कि मसला आखिर है क्या। पहले तो अजहर ना माना और अल्लाह की मर्जी के सामने हथियार डाल देने को ही तरजीह दी, लेकिन कुलसूम के इसरार पर अजहर एक दिन डॉक्टर के पास चेकअप करवाने चला गया। लेबोरेटरी में अजहर और कुलसूम दोनों के खून के और दीगर कई सैंपल लिए गए। हफ्ते बाद रिपोर्ट मिलनी थी। यह हफ्ता कुलसूम के लिए मुश्किल तरीन था। पल पल उसके लिए किसी अजियत से कम न था। दूसरी तरफ अजहर अब भी मुतमईन था, अपने रूटीन के काम सर अंजाम दे रहा था। अजहर की माँ और बहनें अपने तई कुलसूम को बांझ कर चुकी थीं और अजहर की दूसरी शादी के बारे में संजीदगी से सोच विचार शुरू कर चुकी थी। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ गया। अजहर लेबोरेटरी से रिपोर्ट्स लेकर सीधा अपने घर आया। उसके चेहरे पर किसी किस्म की फीलिंग्स नहीं थी। घर में कुलसूम समेत अजहर की माँ और बहनें बेचैनी से मुंतजिर थीं कि कब रिपोर्ट आए और वो कुलसूम को चुटिया से पकड़कर घर से निकाल दें और अजहर की दूसरी शादी कर दें। अजहर घर दाखिल हुआ। कई नजरें उसकी जानिब उठी। क्या बना? सबसे पहले सवाल करने वाली उसकी बीवी कुलसूम थी। अजहर मुस्कुराया। अजहर की वालिदा ने फौरन कह दिया, देखा ना, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, नक्स तो इस चुड़ैल में है। अजहर क्या हुआ, कुछ तो बोलो। कुलसूम ने घबराए से लहजे में दोबारा कहा, मैं बाप नहीं बन सकता। ये वो अल्फाज थे जो अजहर के घर वालों पर हथौड़ा बनकर बरसे। उसकी माँ, उसकी बहनें जो आज तक कुलसूम को बांझपन का ताना देती आई थीं, आज अजहर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर सकते में आ गई। नहीं अजहर, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसकी माँ की आवाज थी। आखिर कौन माँ हो सकती जिसको अपने बेटे में नक्स की उम्मीद हो, लेकिन जो होना है वो होकर रहेगा। जी माँ, ये सच है। कुलसूम की रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। वो मुकम्मल तंदुरुस्त है। नक्स आपके बेटे में है। मैं कभी बाप नहीं बन सकता। शादी के 4 साल बाद अजहर ने अपने नक्स का ऐलान सबके सामने किया था।
कुलसूम के दिल में अचानक से एक लहर गुजरी। शायद ये इत्मीनान की लहर थी, शायद अपने मुकम्मल होने का खुशगवार एहसास था, या शायद अपने शौहर जो जी जान से उसे चाहता था, उसके बाप ना बन पाने का मलाल। कुछ तो था जो कुलसूम पर तारी हुआ और पल भर में छट गया। अजहर रिपोर्ट्स में जो कुछ था पढ़कर अपने कमरे में आ गया। पीछे उसकी माँ और बहनें अभी तक बुत बनी वहीं खड़ी थी। कुलसूम मुतमईन थी, उसे शायद अब कोई ताना नहीं मिलेगा। अब वो सबके सामने अपने मुकम्मल होने का जोम भरेगी। आखिर नक्स उसकी सास के बेटे में था। कुलसूम अपने कमरे में आ गई। अजहर बेड पर दराज आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था। कुलसूम के अंदर दाखिल होने की आहट पाकर आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। कुलसूम, आज हमारी शादी को 5 साल होने को है। आज तक बिना जाने के हम दोनों में से नामुकम्मल कौन है। मैंने तुम्हें दिल से चाहा, मोहब्बत दी, कभी कोई ताना नहीं दिया। आज सबको मालूम हो गया कि मुझ में कमी है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगी हमेशा? कुलसूम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर अजहर का हाथ थामा और उसको आंखों से लगाया। कहने लगी, अजहर, मुझे बस आप चाहिए। आपकी मोहब्बत मेरे लिए दुनिया और माफिया से बढ़कर है। दिन गुजरते गए। मामूलात जिंदगी पहले की तरह बहाल हो चुके थे, लेकिन फर्क बस ये था कि कुलसूम अब सबसे ऊंची आवाज में बात करती थी। अजहर की बहनें, उसकी माँ, अब कोई भी उसको ताना नहीं देता था। सब उसके सामने शर्मिंदा से रहते थे। अब तो कुलसूम बहाने बहाने से सास को जतला देती कि अपने बेटे का इलाज करवाएं, अगर अपनी जिंदगी में ही पोता पोती देखने तो। अजहर की माँ का दिल पसीज जाता जब वो अपने इकलौते बेटे के मुतालिक कुछ ऐसा सुनती और सोचती। वक्त गुजरता गया। शादी को 5 साल बीत गए। जब से रिपोर्ट्स आई थी, अजहर की मोहब्बत कुलसूम के लिए दुगनी हो गई थी। कुलसूम को लगता था कि अजहर इसलिए मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं कि शायद मैं उनको छोड़ ना जाऊं, लेकिन तकदीर हमेशा उसकी सोच पर मुस्कुरा देती। कुलसूम का एक चचाजाद भाई मुनव्वर भी था। मोहल्ले में बाप का किराना स्टोर था, वही चलाता था। पढ़ा लिखा भी कुछ खास नहीं था। कुलसूम के लिए दिल में पसंदीदगी के जज्बात रखता था, लेकिन कुलसूम ने मुनव्वर को कभी घास न डाली। जब से मुनव्वर को अजहर के मुतालिक पता चला, उस वक्त से वो बहाने बहाने से उनके घर आने लगा। कुलसूम से बात भी कर लेता। चूंकि उसका चचाजाद था, इसलिए किसी को एतराज नहीं था, लेकिन मुनव्वर की नीयत खराब थी। वो बहाने बहाने से कुलसूम को एहसास दिलाने लगा कि तुम मुकम्मल होने के बावजूद कभी मां नहीं बन सकती। नक्स अजहर में है, लेकिन तुम्हें उसके साथ बांध दिया गया है ताकि सारी उम्र तुम औलाद का मुंह ना देख सको। पहले पहल तो कुलसूम ने मुनव्वर की बातों पर तवज्जो ना दी, लेकिन फिर उसने सोचना शुरू कर दिया कि मेरा क्या कसूर जो सारी जिंदगी वीरान गोद के साथ गुजार दूं। लेकिन वो क्या कर सकती थी, इस बात की उसे समझ नहीं आ रही थी। फिर उसने मुनव्वर से बात करने का फैसला किया। मुनव्वर ने जब कुलसूम की बातें सुनी तो दिल ही दिल में खुश होने लगा। आखिर तीर जो निशाने पर लगा था। मुनव्वर ने कुलसूम को दो टूक कह दिया, अगर तुम औलाद चाहती हो तो अजहर से पीछा छुड़ाना होगा। कुलसूम एक बार तो दहल गई, लेकिन मां ना बन सकने के एहसास ने उसको मगलूब कर लिया। कैसे मुनव्वर, कैसे जान छुड़ा सकती मैं अजहर से? मैं तलाक नहीं ले सकती मुनव्वर, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी।
अरे तलाक का कौन बदबख्त कह रहा? मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कुलसूम ने हैरानगी से पूछा कि क्या तरीका? मुनव्वर ने अपनी सारी प्लानिंग कुलसूम को बता दी। कुलसूम ने सब कुछ सुनकर मुनव्वर के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। कुछ होश में तो हो तुम? मुनव्वर, ये क्या बकवास कर रहे हो? देखो कुलसूम, अजहर से जान छुड़ाने का यही एक तरीका है, वरना रहो सारी जिंदगी तुम उस नामर्द के साथ और तरसती रहो अपनी औलाद को। और हाँ, आइंदा मुझसे भी बात ना करना। ये कहकर मुनव्वर वहां से उठकर चला गया, जबकि कुलसूम गहरी सोचों में गुमसुम काफी देर तक वहीं बैठी रही। जब से कुलसूम मुनव्वर से मिलकर आई थी, उसके जहन में हलचल सी मची हुई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसका शौहर अजहर था, जो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ सकता था, और दूसरी तरफ उसका मां बनने का ख्वाब था। अजहर ये सोचे बगैर कि उसकी बीवी आजकल किन ख्यालात में घिरी हुई है, कुलसूम पर मोहब्बत लुटा रहा था। बाज दफा तो कुलसूम को भी शर्मिंदगी होने लगती कि ये शख्स मेरी मोहब्बत में किस कदर पागल है कि मेरे अलावा इसको कोई चीज दिखती ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुलसूम का मां बनने का ख्वाब था, जो अजहर के साथ रहकर कभी पूरा नहीं हो सकता था। आखिर कुलसूम ने हतमी फैसला कर लिया था, शौहर दोबारा मिल जाएगा, लेकिन अजहर के साथ रहकर औलाद कभी नहीं मिलेगी। कुलसूम आज फिर मुनव्वर से मिलने उसकी दुकान पर गई। मुनव्वर, मुझे डर सा लग रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन मुझे औलाद चाहिए। तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं। मुनव्वर की आंखों में चमक सी आ गई। आगे बढ़कर उसने कुलसूम का हाथ थामा और कहने लगा, एक दफा ये अजहर रास्ते से हट जाए, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हारा मां बनने का ख्वाब पूरा करूंगा। कुलसूम ना चाहते हुए भी इस फैसले पर राजी हो चुकी थी। अजहर ने दुकान से एक डब्बा निकाला और उसमें मौजूद 3 पाउडर की थैलियां निकालकर कुलसूम के हाथ पर रख दी। ये ऐसा जहर है जो इंसान को एकदम नहीं मारता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान अंदर से खत्म होता जाता है, और तीसरे दिन दिल का दौरा पड़ने से इंसान का इंतकाल हो जाता है। तुमने 3 दिन रोजाना एक पुड़िया में से अजहर के खाने में ये पाउडर मिक्स करना है, फिर उसका रिजल्ट 3 दिन बाद तुम देख लेना। यूं किसी को शक भी ना होगा कि अजहर की मौत जहर की वजह से हुई, बल्कि सबको लगेगा कि उसको हार्ट अटैक आया है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी अगर भरपूर पोस्टमार्टम ना करें तो वो भी हार्ट अटैक ही बताएंगे। कुलसूम ने कांपते हाथों से वो तीनों थैलियां पकड़ ली। दिल की धड़कन उसको अपने कानों में महसूस हो रही थी। जमीर उसको मलामत कर रहा था कि ये क्या करने जा रही हो, उस शौहर को मारने जो सारी दुनिया से ज्यादा तुम्हें चाहता है। लेकिन मां बनने की ख्वाहिश ने कुलसूम के जमीर का गला घोंट दिया। आज पहला दिन था। अजहर को खाने में वो पाउडर मिलाकर दे दिया। खाते हुए अजहर को जरा भी महसूस ना हुआ कि उसकी दुनिया ने ही उसकी दुनिया उजाड़ने का दम भर लिया है। तीसरा दिन था। ये 3 दिन मुसलसल अजहर को जहर दिया गया। 3 दिनों में अजहर का रंग पीला पड़ चुका था। कोई दूर से देखे तो यरकान का मरीज समझे। अजहर की मां अपने इकलौते बेटे की हालत देखकर परेशान रहती थी। उसको लगा कि बाप ना बन पाने के सदमे से अजहर कमजोर हो रहा है, लेकिन क्या मालूम था किसी को कि जिसकी वजह से अजहर सारी दुनिया से लड़ जाता था, आज उसी ने उसको मौत के मुंह में धकेल दिया। तीसरा दिन था। रात का खाना खाकर अजहर बिस्तर पर लेट गया। अचानक उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। कुलसूम उसकी ये हालत देख रही थी।
لیکن اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پانی نہیں پلایا بلکہ دور کھڑی اظہر کو بلکتے تڑپتے دیکھتی رہی۔ اظہر کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہاتھ پاؤں مارتے اچانک اظہر کا جسم ساکت ہو گیا۔ کلثوم نے آگے بڑھ کر ہاتھ ہلایا، آواز ماری، لیکن اظہر کی روح تب تک پرواز کر چکی تھی۔ جب کلثوم کو یقین ہو گیا کہ اظہر اب نہیں رہا تو اس نے اونچی آواز میں شور مچا دیا، اظہر، اظہر اٹھیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ امی، باجی، یہاں آئیے، دیکھیے اظہر بول نہیں رہے۔ شور سن کر باہر سے اظہر کی ماں اور بہنیں دوڑتی ہوئی کمرے میں پہنچی۔ اظہر کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں تو نیچے گر گئی۔ بہنوں نے بھاگ دوڑ کر کے ایمبولینس بلائی اور اظہر کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹروں نے اظہر کی موت ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ہونے کی تصدیق کر دی۔ یوں اظہر کا باپ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کلثوم نے 4 ماہ عدت گزاری۔ اب وہ مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اظہر کی ماں اور بہنیں کلثوم کو بے قصور سمجھتی تھیں۔ اظہر کی ماں نے کئی بار کلثوم سے کہا کہ تم اپنے گھر جا کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتے ہو، لیکن کلثوم 4 سے 5 ماہ اظہر کے گھر ہی رکی رہی۔ کلثوم اب اپنے گھر آ چکی تھی۔ منور نے اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیج دیا۔ کلثوم کے ماں باپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے ہاں کرنے کے۔ یوں کلثوم اظہر کی وفات کے 6 ماہ بعد ہی منور کے ساتھ بیاہ دی گئی۔ منور کلثوم کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ اس نے کلثوم کو کبھی بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ کلثوم بھی اپنی ممتا کے سہانے خواب دیکھتی اور ان کی تعبیر حقیقت ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ 1 سال گزر گیا لیکن کلثوم کے ہاں کوئی خوشخبری نہ آئی۔ دوسرا سال بھی گزرنے کو تھا۔ اب منور کے گھر والوں نے کلثوم کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ منور کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ لوگ اب چہم گویا شروع کر چکے ہیں۔ جب 3 سال گزرنے کو ہوئے تو منور کی ماں نے کلثوم سے کہہ دیا، لڑکی، پہلے خامد کا تو چلو سب کو پتا تھا، نامرد تھا، لیکن میرے بیٹے میں کوئی کمی نہیں۔ پھر آخر کیا وجہ کہ میرے پوتے پوتیاں اس دنیا میں نہیں آ رہے؟ کلثوم خود بہت پریشان رہنے لگی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ایک رات منور نے کلثوم سے کہا کہ اگلے دن وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تاکہ چیک اپ کروا سکیں کہ اب کیا مسئلہ درپیش ہے۔ کلثوم نے تو فوراً کہا، منور، میری رپورٹس آج بھی اظہر کے گھر پڑی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، مکمل ہوں، تم اپنا ٹیسٹ کرواؤ بس۔ منور کو یہ بات کچھ عجیب لگی، جیسے کلثوم نے اس کو تانا دیا ہو۔ منور نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ کل تم میرے ساتھ چل رہی ہو بس، بات ختم۔ اگلے دن وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے، اتفاق سے اسی ڈاکٹر کے پاس جہاں سے اظہر نے رپورٹس کروائی تھیں۔ ڈاکٹر اظہر کا جاننے والا تھا۔ اس نے منور کے ساتھ جب کلثوم کو دیکھا تو اپنے دوست کی یاد آنے لگی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب منور نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تو ڈاکٹر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ خیر، اس نے دونوں کے سیمپل لے لیے اور 3 دن کا ٹائم دیا۔ ساتھ کہہ دیا کہ کلثوم کی جو پچھلی رپورٹس ہیں وہ بھی ساتھ لائیے گا۔ 3 دن بعد کلثوم اپنی رپورٹ ساتھ لے کر منور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے کلثوم کو باہر ٹھہرا کر منور کو اپنے روم میں بلا لیا۔ منور بھائی، آپ کی بیوی کی رپورٹس ان کے سابقہ شوہر نے بھی کروائی تھی۔ اس وقت بھی ان کی رپورٹس کلیئر نہیں تھی، جبکہ اظہر بالکل پرفیکٹ ہے۔ اظہر کو بھی میں نے بتایا تھا کہ کلثوم کبھی ماں نہیں بن سکتی، شاید اس نے بتایا نہیں کسی کو۔ یہ سب کچھ سن کر منور کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً اٹھا، باہر آ کر کلثوم کا ہاتھ پکڑا اور ہسپتال سے نکل آیا۔ کلثوم چلاتی رہی،
کہ منور کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ لیکن پورے راستے منور کچھ نہ بولا۔ گھر آتے ساتھ ہی کلثوم پر برس پڑا۔ بدبخت عورت، نقص اظہر میں نہیں، نامرد اظہر نہیں تھا، نامکمل تو تم ہو، نقص تو تم میں تھا، تم کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اظہر نے تمہارے پیار میں تمہارا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ اظہر کو پتا تھا کہ اگر تمہارے فالٹ کا گھر والوں کو پتا چلا تو ایک منٹ بھی تمہیں گھر نہیں رہنے دیں گے۔ اسی لیے اظہر نے سب کے سامنے اپنے نامکمل ہونے کا اعلان کر کے تمہیں عزت دی، تم پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ اور تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کلثوم یہ سب باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی حالت تو ایسی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ کلثوم کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ احساس ندامت نے اس کو آ گھیرا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ منور چلایا، کلثوم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ کلثوم سب کچھ سن کر بھی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کو پل پل اظہر کے آخری دن یاد آنے لگے۔ وہ خود پریشان تھی۔ جب رپورٹس کے بعد اظہر کی محبت کلثوم کے لیے اور بڑھ گئی تھی۔ یہ سب تو اظہر کلثوم کی محبت میں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کلثوم کبھی ماں نہیں بنے گی اور کلثوم کے ساتھ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن اس نے کلثوم کے لیے یہ قربانی دی۔ اور بدلے میں کلثوم نے کیا کیا؟ جان لے لی اس شخص کی جو ساری دنیا میں اس کو مقدم رکھتا تھا۔ اب سوائے رونے کے، ماتم کرنے کے کلثوم کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ وہ اپنے گھر آ گئی تھی، اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ پھر ایک دن کلثوم کو اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ اس کے گھر والوں سے پتا چلا کہ چند دن سے کلثوم کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور آج اچانک موت ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ کلثوم کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔